हेलो एवरीवन, मैं इंदु आसेरी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सोलो के दीर्घकालीन विकास मॉडल की। सोलो ने 1956 में प्रकाशित अपने लेख अ कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में स्थिर पूंजी श्रम अनुपात की मान्यता को अस्वीकार करते हुए यह कहा था कि पूंजी तथा श्रम के प्रयोग में परिवर्तन करके, मतलब पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन करके जो है उत्पादन में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए सोलो ने हेरेडोमर की जो स्थिर अनुपात की मान्यता थी उसे अस्वीकार किया और उन्होंने परिवर्तनशील जो है इसे माना। इसके आधार पर उन्होंने विकास का अपना सिद्धांत दिया। सोलो के दीर्घकालीन विकास सिद्धांत में जो मान्यताएं वे लेके चलते हैं, आइए अब हम उन मान्यताओं पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली मान्यता वे जो लेके चलते हैं वो ये है कि अर्थव्यवस्था में वैकल्पिक प्रयोग में आने वाली केवल एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है। हम अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, जिसका कुछ भाग या तो उपभोग कर लिया जाएगा और जो बच जाएगा उसे निवेश कर दिया जाएगा। दूसरी मान्यता वो ये लेके चलते हैं कि बचते जो हैं वो उत्पादन स्तर का एक निश्चित अनुपात है, अर्थात समाज में बचत प्रवृत्ति स्थिर है। समीकरण के रूप में अगर हम इसे देखें तो S = SY, जो स्मॉल s है वो बचत की दर है। पूंजी के संदर्भ में वो क्या कहते हैं? पूंजी का मूल्यह्रास नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप निवेश और बचते जो हैं वो दोनों बराबर हो जाती है और यह पूंजी कोष में होने वाले परिवर्तन के बराबर होती है। समीकरणीय रूप में अगर हम इसे देखें तो I = SY = K। जनसंख्या के संदर्भ में उनका कहना था कि जनसंख्या अर्थात श्रम शक्ति की जो वृद्धि है वह बहरजात तत्वों पर निर्धारित होती है और इसका निश्चित आनुपातिक दर वो है स्मॉल n, उसके हिसाब से होती है। L.L = n उन्होंने माना। इसके अलावा मान्यताओं में वो ये लेकर चलते हैं कि उत्पादन के दोनों साधनों श्रम और पूंजी को उनकी सीमांत वस्तु उत्पादकताओं के अनुसार भुगतान किया जाता है। पूंजी का उपलब्ध स्टॉक पूर्ण नियुक्त रहता है। श्रम शक्ति की वृद्धि दर बहिर्जनित है। श्रम स्थायी रूप से पूर्ण रोजगार में रहता है। कीमतें और मजदूरी लोचशील है। तकनीकी प्रगति जो है वो तटस्थ मानी गई है। श्रम और पूंजी को आपस में हम एक्सचेंज कर सकते हैं, स्थानापित कर सकते हैं। बचत अनुपात स्थिर है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल होते हैं, अर्थात जो उत्पादन है वो प्रथम कोटि का समरूप है। इन मान्यताओं के दिए हुए होने पर सोलो ने अपने मॉडल में स्पष्ट किया कि यदि तकनीकी गुणक परिवर्ती हो तो पूंजी श्रम अनुपात की प्रवृत्ति यह होगी कि वह अपने आप को समय बीतने पर संतुलन अनुपात की दिशा में समायोजित कर लेगा। दूसरा, यदि श्रम से पूंजी का प्रारंभिक अनुपात अधिक होगा तो श्रम शक्ति की तुलना में पूंजी तथा उत्पादन की वृद्धि अधिक धीरे धीरे होगी। सोलो जो है उनका विश्लेषण स्थिर अवस्था या संतुलन पथ की ओर केंद्रित है, चाहे वह किसी भी पूंजी श्रम अनुपात से स्टार्ट क्यों ना हुआ हो। अब हम सोलो के इस सिद्धांत का इक्वेशनल फॉर्म देखते हैं, वो क्या कहकर चलते हैं।
सोलो ने अपनी जो है सिद्धांत में ये कहा है कि एक ही वस्तु का उत्पादन हम करते हैं, इसलिए जो उत्पादन की दर है YT अर्थव्यवस्था की वास्तविक आय है। इस आय का कुछ भाग हम उपभोग कर लेंगे और शेष जो है उसे बचाकर विनियोग कर दिया जाएगा। इस आधार पर एक स्थिर पूंजी श्रम अनुपात बनाए रखने के लिए इच्छित बचत का भाग अवश्य ही विनियोग के बराबर होना चाहिए। विनियोग और बचत का समीकरण जो है वो सिंपल सा है हमारे पास, आप देखिए I = S, K डॉट = SY, K जो है K डेल्टा K अपॉन डेल्टा T, उत्पादन के साधन जो पूंजी है K जो है वह, और श्रम L को अगर हम उत्पादन फलन में दिखाना चाहें तो हमारा जो उत्पादन फलन है वो किस प्रकार से बनेगा, Y = फंक्शन ऑफ K, L, कि जो उत्पादन फलन है वो श्रम और पूंजी दोनों पे निर्भर करता है। अब जो हमारी पहली समीकरण थी K डॉट = SY, उसमें यदि हम इस Y का मान रख दें तो हमारी समीकरण जो है वो बदल कर हो जाएगी K डॉट = SF K L। ये हमारी जो समीकरण है वो तकनीकी संभावनाओं को व्यक्त करती है। जो L है वो आपके कुल रोजगार के स्तर को जो है प्रदर्शित कर रहा है। L जो है वो समय के साथ साथ बहिर्जात तत्वों से प्रभावित होता है, तो T टाइम के अनुरूप LT बराबर L0e⁻nt। यदि इस LT का मान भी हम यहाँ रख दें तो जो हमारी समीकरण है वो बन जाएगी अंतिम रूप में K डॉट = SF K, L0e⁻nt। ये जो है हमारे उत्पादन फलन की समीकरण बन जाएगी। अब विकास के संभव स्वरूप के बारे में वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि यह मालूम करने के लिए कि क्या सदैव कोई ऐसा पूंजी संचय पथ होता है या नहीं जो सतत अवस्था की ओर श्रम शक्ति के विकास के अनुरूप हो, उसके लिए हम जो है जो सोलो की समीकरण है उसमें एक नया वेरिएबल R, श्रम से पूंजी का अनुपात K/L जो है वो लेते हैं और समय के साथ R में आनुपातिक परिवर्तन करते हैं। तो अगर हम आनुपातिक परिवर्तन करते हैं तो हमारी समीकरण जो है R डॉट बटा R K डॉट बटा K माइनस L डॉट बटा L, चूँकि समय के साथ R में आनुपातिक परिवर्तन है ये हिस्सा, समय के साथ पूंजी स्टॉक में परिवर्तन ये हिस्सा, और समय के साथ श्रम शक्ति में परिवर्तन ये हिस्सा। अब जो हमारी पुरानी समीकरण थी जिसमें हमने K का मान निकाला था K डॉट = SF K, L, उसे अगर हम इस जगह रख दें K की जगह तो हमारी समीकरण इस तरह से बदल जाएगी, और L बटा L जो है हमारा N के बराबर था तो इसकी जगह अगर हम N रख दें तो ये जो समीकरण है हमारी वो अपना स्वरूप बदल लेगी और हमारी समीकरण ये हो जाएगी। यहाँ ये R अगर इधर गुणा में चला जाए दोनों तरफ तो हमारी समीकरण में और परिवर्तन आ जाएगा। R डॉट बराबर R SF K, L बटा K N माइनस R। तो ये जो हमारी समीकरण है इसमें R बराबर K/L, अगर 1 बटा R होगा तो वो होगा 1 बटा K। उसके आधार पे अगर हम इस समीकरण में चेंज करते हैं
तो जो हमारी समीकरण बन जाती है लास्ट में, वो आती है R बराबर एस एफ ब्रैकेट में R, 1 माइनस NR, कि ये जो हमारा हिस्सा है ये छोटा होकर SF R, 1 इतना हो जाएगा। तो वो समीकरण जो है वो हमें बताएगी, ये देखिए जो हमारी समीकरण थी ये, इसमें हम R बराबर K बटा L ले रहे हैं, तो 1 बटा R बराबर क्या होगा, L बटा K। तो L बटा K की जगह हमने 1/R कर दिया, R कट गए, तो ये हिस्सा सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा रह गया। तो R डॉट बराबर SF R, 1 माइनस NR, हमारी इक्वेशन अब लास्ट में ये आती है। जो ये हमारी समीकरण है वो बताती है कि पूंजी श्रम अनुपात की परिवर्तन की जो दर है वो इस पे निर्भर करती है। ये क्या है, प्रति श्रमिक पूंजी फलन के रूप में प्रति व्यक्ति उत्पादकता है। और जो हमारा NR है वो क्या बताता है, NR यह व्यक्त करता है कि पूंजी श्रम अनुपात के किसी भी मूल्य पर प्रति श्रमिक कितना विनियोग किया जाएगा, जिससे पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन को स्थिर बनाया जा सके। अब ये जो हमारी आधारभूत समीकरण 16 की आई है, इस समीकरण के आधार पे यदि हम इस सिद्धांत को रेखाचित्रीय रूप में देखना चाहें तो देखिए ये है हमारा NR, हमारी समीकरण में से जो हमने निकाला, और ये है हमारा SF R, N। अब देखिए यहाँ पे जो साम्य है वो वहाँ होगा जहाँ ये NR इस SF को E बिंदु पे काटता है। यहाँ पे जो बचत पूर्ति है और निवेश की मात्रा है वो दोनों बराबर है। अगर इससे पूर्व की स्थिति को देखा जाए, इससे पूर्व की स्थिति, जैसे इस स्थिति को अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे आप देखिए निवेश है BR1, जबकि बचत पूर्ति जो है वो है AR1। बचत पूर्ति अधिक है, निवेश कम है। जबकि अगर हम इस साम्य के आगे की ओर जाके देखें तो यहाँ पे देखिए जो निवेश है वो है CR2, बहुत ज़्यादा निवेश है, और जो बचत पूर्ति है वो है आपकी DR2। तो संतुलन जो है वह E बिंदु पर ही होगा। अब हम देखना चाहते हैं कि जो स्थिरता की स्थिति है वो कहाँ आती है, उसे हम एक और डायग्राम से देखते हैं। आप देखिए इस डायग्राम के अंदर जो स्थिर डायग्राम के अंदर देखिए ये जो NR रेखा है इसे ये 3 जगह पे काटते हुए जा रहा है, E बिंदु पर, E2 बिंदु पर और E3 बिंदु पर। जो हमारा उत्पादकता वक्र का ढाल है, ये हमारा उत्पादकता वक्र है SF, ये जो है ये इसे 3 बिंदुओं पर काट रहा है। हमारे जो स्थिरता की स्थिति है वो इस उत्पादकता वक्र के ढाल पर निर्भर करती है। अब मूल बिंदु से जो ये उत्पादकता वक्र जा रहा है E1 बिंदु पर, यहाँ पर ढाल बता रही है कि पूंजी में वृद्धि जो है वो बहुत धीमी है, और चूंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट ही है। इसके बाद E1 बिंदु से E2 बिंदु, E1 बिंदु से E2 बिंदु की ओर अगर हम जाते हैं तो E2 बिंदु संतुलन का हमारा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ जो उत्पादकता वक्र है वो इस श्रम वृद्धि रेखा से नीचे, देखिए यहाँ नीचे है,
और E2 के बाद यह ऊपर की ओर है। E2 से E3 पर जाते वक्त पूंजी में वृद्धि अधिक तीव्र गति से होती है, इसलिए पूंजी श्रम अनुपात जो है वो R3 पर ज़्यादा है या R1 पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे ज़्यादा है। तो जो स्थिरता की स्थिति होगी, क्योंकि ये तो प्रारंभिक अवस्था ही है, तो स्थिरता की अवस्था यहाँ पे हो सकती है। प्रोफेसर सोलो ने यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया कि विकास की जो संभावनाएं हैं वो किस तरह की हो सकती हैं। विकास की संभावनाएं दो तरह की हो सकती है। एक तो संभावना हो सकती है उत्पादकीय व्यवस्था की संभावना, दूसरी हो सकती है अनुत्पादकीय स्थिति की संभावना। उसे भी हम रेखा चित्र के द्वारा देख लेते हैं। आप देखिए, जो हमारा NR वक्र है उससे यदि, चूँकि हमने पिछले डायग्राम में भी देखा कि हम उसी बिंदु पर हम जो है वो अच्छी स्थिति में होते हैं जहाँ NR से हम ऊपर हों। तो अगर हम NR से हमारा यह उत्पादकता वक्र ऊपर की ओर है तो यह हमारा उत्पादकीय व्यवस्था जो है वो हमारी अच्छी व्यवस्था कहलाएगी। यहाँ पे हम जो है पूंजी और आय में श्रम की पूर्ति की अपेक्षा अधिक वृद्धि कर पाते हैं। अगर दूसरी अवस्था जो हमारा वक्र, यदि उत्पादन वक्र इस NR वक्र से नीचे की ओर अगर होगा तो वो कैसा होगा, अनुत्पादकीय अवस्था होगी। द्वितीय संभावना उन्होंने ये कही कि यहाँ पर आप अनुत्पादकीय अवस्था में होंगे। तो इस तरह से सोलो ने अपने दीर्घकालीन विकास मॉडल को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, पर फिर भी कुछ बिंदुओं पर सोलो के मॉडल की आलोचनाएं भी हुई। अवास्तविक मान्यताओं के लिए सोलो के मॉडल की जो है आलोचनाएं की गई कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है, विनियोग बचत पे निर्भर करता है, ये कुछ मान्यताएं अवास्तविक है। दूसरा, निवेश फलन को जो है उन्होंने बिल्कुल अपने इसमें गायब कर दिया। वास्तविक वृद्धि दर और आवश्यक वृद्धि दर के बीच संतुलन की उन्होंने उपेक्षा की, G और GW, है ना। इसी तरह श्रम और पूंजी की प्रतिस्थापनता जो है उसे वो लेके चले कि उन्होंने ये कहा कि दीर्घकाल में पूंजी और श्रम को कुछ सीमा तक, उन्होंने तो कहा पूर्ण हम स्थानापन्न कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि हम पूर्ण स्थानापन्न नहीं कर सकते, कुछ हद तक हम जो है एक दूसरे को स्थानापित कर सकते हैं। पूंजी की समरूपता और लोचशीलता के लिए जो उनकी मान्यता थी वो भी अवास्तविक मान्यता कही गई। इसके अलावा सोलो तकनीकी प्रगति का उत्पादक तत्व जो है वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। इसे विकास प्रक्रिया का वो बाह्य कारक मानते हैं। इस संदर्भ में उनकी आलोचना की गई। इसी तरह सोलो मॉडल श्रम वर्धक तकनीकी प्रगति की मान्यता पर आधारित था। इस बात के लिए भी जो है उनकी कई जगह आलोचनाएं की गई।